गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज मातृत्व दिवस है और ये माँ का दिन है। हम में से जितने भी लोग हैं फेसबुक, हमारे दोस्त हैं और बाकी लोग भी जो हमारे दोस्त नहीं है लेकिन फेसबुक पर हैं, सोशल मीडिया में हैं और विभिन्न किस्म के सोशल मीडिया के जो साझा मंच हैं उन साझा मंचों में वे लोग लिख पढ़ भी रहे हैं। सभी दोस्तों से एक गुजारिश है, ज्यादा ना सही, कम से कम हम अपनी मां के बारे में 10 पंक्तियों में एक शब्द चित्र तो लिखें। जिस मां ने हमें पैदा किया, बड़ा किया, जिसकी मेहनत हमारे व्यक्तित्व में शामिल है, हम उस मां पर लिखें तो सही। मैं भी लिखूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, पक्का लिखूंगा मैं। अब ये संयोग की बात थी कि जो मेरी वो अगर होती आज तो वो मुझसे मात्र 13 या 14 साल बड़ी होती। वो मुझसे सिर्फ 13 या 14 साल बड़ी थी, क्योंकि 13 साल 14 साल के बीच में थी तभी मेरा जन्म हुआ था। और जब मैं उसके पेट में था तो उसे अच्छे बुरे का किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। वो बहुत मस्त, एकदम अल्हड़, देखने में बेहद सुंदर, और एक ऐसी जो टीनेज लड़की होती है वैसा ही उसका भाव बहुत पूरा का पूरा। और मेरा जब जन्म हुआ तो वो नहीं जानती थी कि मेरा मतलब क्या है, उसके मेरे पैदा होने का मतलब क्या है। ये जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये मेरी मां ने मुझे बताई। और जब मैं पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के 2-2.5 महीने बाद किसी दिन किसी बातचीत में मेरे पिता के साथ में उसकी कुछ अनबन हुई। पिता ने कुछ गलत कहा कर अपनी मां के यहां चली गई। चौबों में रिवाज ये है मथुरा में कि चतुर्वेदी लड़कियों की शादी चौबों में ही होती है और मथुरा में ही होती है। वो कहीं जाती वाती नहीं है बाहर, अभी जाने लगी हैं, लेकिन पहले ही रिवाज था कि मथुरा की छोरी और गोकुल की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। तो अगर कोई बात हुई तो वो दौड़ के अपने मां के यहाँ चली जाती थी लड़कियां। और हमारे यहाँ चतुर्वेदियों में अभी भी ये रिवाज है कि लड़कियां, इधर कम हुआ है पिछले 25-30 साल में, लड़कियां डेली शाम को अपनी मां के यहाँ जाएंगी। तो मेरी मां नाराज होके और मुझे छोड़ के फेंक के चली गई। मेरी मुश्किल से की एज थी उस समय। अब मेरी दादी बड़ी परेशान इससे, और वो किसी तरह कंट्रोल में ना आए। अब मुसीबत ये कि मुझे दूध कौन पिलाएगा। कोइंसिडेंट था कि मेरी बुआ थी एक, उसके एक लड़की पैदा हुई 6 महीने पहले, तो मेरी बुआ के दूध था। और मेरे पड़ोस में एक औरत और है जो कि गुजर गई, अब मालती नाम था उसका। उसके लड़का हुआ था जिस समय मैं पैदा हुआ, उसी के आसपास उसके भी लड़का हुआ था। तो मेरी दादी ने दो, मेरी बुआ और वो पड़ोस में जो औरत थी, उन दोनों को अनुरोध किया कि बदल बदल के टाइम पे कभी ये जो पड़ोस में औरत रहती थी वो मुझे दूध पिलाए अपना, और कभी मेरी बुआ आके दूध पिलाए। तो जब तक मेरी मां नहीं आई, मुझे इन दोनों औरतों ने मुझे दूध पिलाया, और मैं इन दोनों औरतों के दूध का कर्जगीर हूं। और मैं जब भी, अब ये दोनों औरतें, संयोग की बात है कि अभी वो नहीं है संसार में,
लेकिन मैं जब भी मथुरा आता था, जेएनयू पढ़ता था, तब भी जब मैं आता था मथुरा, या मैं कलकत्ता चला गया, मैं आता था मथुरा, तो मैं इन दोनों औरतों से जरूर मिलता था और हंस के बातें करता था और बड़ी तरह तरह की बातें करता था, क्योंकि दोनों बड़ी बिंदास और बहुत ही एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन एकदम निडर और कुंठा रहित, बस साधारण व्यक्ति देखने में, लेकिन बातचीत एकदम उदार और तमाम किस्म की जो है वर्जनाओं से रहित। और ये अपने आप में मथुरा में बहुत अच्छी बात थी। खैर, कुछ दिन बाद मेरी माँ गई, दादी गई और माँ के पास, उसके हाथ जोड़े, उससे माफ़ी मांगी। मेरे पिता ने भी माफ़ी मांगी, कहा गलती होगी, अब मैं नहीं करूँगा। तब मेरी माँ लौट के आई और फिर उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, मैं उसका सबसे बड़ा सहारा था, क्योंकि मेरी माँ गूंगी बहरी थी, वो जानती नहीं थी बोलना, वो सिर्फ इशारे में बोलती थी और उसे कभी किसी ने सिखाया नहीं कि उसे कैसे बोलना चाहिए। तो मैंने भी उससे इशारे की भाषा उसके साथ रहते हुए सीखी बचपन से। और उसकी मृत्यु तक मैं सब समय उसके साथ रहा। मैं कभी मित्रों से मिलने नहीं जाता था। ये एक ऐसी मतलब जिसे कहें कि दुख थी रग, और बिंदास इतनी कि उसे हर चीज जानने की इच्छा। मैं एक घटना बता रहा हूं आपको, बहुत ही शानदार घटना। मेरे पड़ोस में एक दुकान थी किताबों की, जो किराए पर किताब देता था। मेरी माँ एक दिन गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो एक दिन ऐसे ही गई और किताब की दुकान पर खड़ी हो गई। और किताब की दुकान पर खड़े होते देखते देखते उसने एक मैगजीन को उठा लिया, और वो मैगजीन थी सेमी पॉर्न मैगजीन। अब दुकानदार बहुत परेशान, और जिसकी ये दुकान थी वो व्यक्ति फ्रीडम फाइटर था, जो किताब की दुकान भाड़े पर चलाता था, किताबें भाड़े पर पढ़ने को देता था और मैगजीन्स खरीदता था और बेचता था। और मेरी माँ ने वो वो घर चली, माँ ने वो पत्रिका देखी। पत्रिका देखने के बाद उसने पूछा कि क्या क्या लिखा है इसमें। तो मैंने उसे एक तरीके से एक ही चीज समझाई कि ये असल में शादी के बाद क्या है। ये जो आज मातृ दिवस है, इस मातृ दिवस का मेरे लिए क्या मतलब है। हम जो लोग सहज भाव से, ये जो इतने पले बढ़े हुए और आज सबके सामने सीना तान के खड़े हुए हैं कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा है, हमारा व्यक्तित्व वैसा है, हम सारे लोग एक बार नए सिरे से ये सोचें कि मां के बारे में हम कैसे बोलें। ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, मैं नहीं जानता आप लोग इससे कितने सहमत हैं, लेकिन व्यक्ति के पर्सनैलिटी के विकास में उसकी मां की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वह व्यक्ति तभी ज्यादा अपने को एक्सट्रोवर्ट बना पाता है, तभी ज्यादा बेहतर इंसान बना पाता है, जबकि वह मां के बारे में अपने भावों को निश्चल भाव से सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करे। और अब तो हमारे पास में सार्वजनिक मीडियम है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर हम जितनी एनर्जी तमाम विषयों पर खर्च करते हैं, उसका अगर 1% हिस्सा भी अगर अपनी मां पे खर्च करें तो बहुत बेहतर चीजें निकल सकती हैं, बहुत बेहतर सवाल और उनके उत्तर खोजे जा सकते हैं। और कुछ ना सही तो सवाल तो उठेंगे।
ये तो होगा कि चलो कुछ अच्छे सवाल उठे। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में अनुरोध किया था कि मेरी स्थिति ये थी कि मेरे पास मां का सबसे बड़ा सहारा था और मैं मां का सबसे बड़ा सहारा था। मुझे मथुरा क्यों याद आती है जानते हैं? मुझे इसलिए याद आती है और मथुरा में रहने की मेरी इच्छा करती है जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मुझे यहां उसकी गंध मिलती है, मां की गंध, फीलिंग मिलती है। हम में से अधिकतर लोगों ने स्थिति यह बनाई है अपनी कि हमारे लिए मां एक सामाजिक, एक बायोलॉजिकल का हिस्सा तो है, लेकिन मां एक अनुभूति का भी हिस्सा है। यह हम महसूस ही करना भूल चुके हैं। मेरी मां को गुजरे हुए बहुत लंबा अरसा हो चुका। वो 76 में इमरजेंसी में उसकी डेथ हुई, लेकिन इमरजेंसी तक, यानी 1957 से लेकर 1957 से लेकर 76 तक उसके साथ एकदम पैर से पैर बांध के रहा हूं। मैं कहीं जाता नहीं था, सब समय यहीं उसके आसपास ही रहता था। और मेरे पास में जो सुविधा थी वो ये थी कि मैं कहीं भी खेलूं कूदूं कुछ भी करूं, लेकिन मैं घर के आसपास रहूं, जिससे कि वो जब भी उसे जरूरत हो मुझे बुला सके। उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो सिर्फ मुझे बुलाती थी, पिता को नहीं। कोई चीज समझनी है, कोई चीज बोलनी है, इवन यहां तक कि उसे अपनी मां के यहां जाना है, तब भी कौन जाएगा साथ में? मैं जाऊंगा। बाकी मेरे भाई बहन जाएं या ना जाएं इन मटेरियल है कि मैं हर हालत में जाऊंगा, क्योंकि उसका एक मानना था कि मैं बहुत गोरा हूं, उसके सारे बच्चे गोरे थे, तो वो बहुत प्राउड फील करती थी उसके बच्चे बहुत सुंदर हैं, और बहुत प्राउड फील करती थी कि जब मैं उसके साथ जाता था वो प्राउड फील करती थी। और इस अपनी प्राउड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वो हमेशा मुझे अपने साथ रखती थी। मुझे याद है अच्छी तरह से कि 76 में उसकी डेथ से सिर्फ 4 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था। मैं शास्त्री पास किया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उसने मेरे पिता को बुला के कहा कि जानते हो आज मेरा बेटा तुमसे आगे निकल गया। मेरे पिता शास्त्री प्रथम वर्ष पास थे बहुत बड़े विद्वान, पढ़ा बहुत था उन्होंने, लेकिन वो ऑफिशियली वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। घर के अपने दिक्कतों की वजह से, घर के लिए आमदनी करने के लिए, पंडिताई करने के चक्कर में वो पढ़ नहीं पाए। ये उनका अंदर का कष्ट था। तो मेरी माँ ने पूछा कि तुम बताओ कौन सी क्लास तुम पास किए हो? तो मैंने उंगलियों से बताया कि मैं 14वीं क्लास पास किया हूं। और बोले कि तुम्हारे पिता कितनी क्लास पास हैं? तो मैंने कहा 13 क्लास पास हैं। तो बेहद खुश हुई, बोली कि तुम पहले हो हमारे परिवार में, पूरे परिवार में पहले हो, हमारे इस वंश में, जिस परिवार में तुमने जन्म लिया, कि तुम पहले इतने पढ़े लिखे हो। अब आप सोचिए उसकी खुशी। तत्काल तय किया कि सिनेमा देखना है। हर सप्ताह उसे सिनेमा देखने की आदत थी, वो सिनेमा देखने जरूर जाएगी, और सिनेमा जाएगी तो जाहिर है मैं तो जाऊंगा ही साथ में। तो हर संडे या जो भी उसका मन जिस दिन आ जाए, एक दिन के लिए हम सिनेमा जरूर जाते थे। रिक्शा में बैठे, और जहां हमारी इच्छा होगी वो कहेगी जहां इच्छा हो ले चलो। 4 टॉकीज थी यहां, हम लोग बदल बदल के एक टॉकीज में सिनेमा देखने जाते रहते थे। पास हम हुए, सेलिब्रेट वो कर रही है, वो खुद नहीं पढ़ पाई, बेइंतहा खुश। और जिस समय वो गई देखने के लिए और जिस समय उसने सेलिब्रेट किया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह 1 साल तक एकदम बेड रिडन और भयानक बीमार थी। और मेरे रिजल्ट आने के मुश्किल से 1, 1.5, 2 महीना पहले ही वो एकदम ठीक हो गई और सारे काम करने लगी अपने आप। मेरे अंदर जो इतना आत्मनिर्भरता का भाव है कि मैं अपने काम स्वयं खुद करता हूं, घर के काम भी सब कर लेता हूं,
मैं खाना भी बना लेता हूं, घर के सारे जितने भी एक स्त्री काम जानती है और करती है, वे सारे काम मुझे मेरी मां ने सिखाए। वो मेरी पहली और आखिरी टीचर थी। और जिसे कहें कि स्त्री के प्रति संवेदनशीलता, वो मैंने अपनी मां से सीखी। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपने जीवन में मैंने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी। चतुर्वेदियों में गाली देने की बहुत आदत थी। यहां बात बात में गाली, हर सेंटेंस में गाली। मेरे पिता के मुंह से भी गालियां निकलती थी। मेरी मां सुन नहीं पाती थी, लेकिन वो जानती थी गाली बहुत बुरी चीज होती है, तो बार बार कहती। संस्कार, आदतें किससे मिली? मां से। और एक सबसे मूल्यवान चीज मिली, ये तो चीजें थी ही। मैं जब पहली बार संस्कृत पाठशाला में भर्ती हुआ, क्लास 6 में, यानी जिसे हम लोग प्रवेश का कहते हैं संस्कृत के हिसाब से, प्रथमा एक 3 साल का पाठ्यक्रम था, जो 6, 7, 8। तो जब मैं पहली बार भर्ती हुआ, तो पहली बार भर्ती होने के बाद वो बहुत खुश थी कि मैं एक कॉलेज में पढ़ने गया, और संस्कृत कॉलेज में गया। उसे ये संस्कृत अंग्रेजी का फर्क नहीं था, कॉलेज में पढ़ने गया बेटा। तो पिता को उसने प्रेशराइज किया कि मेरे लिए अलग से व्यवस्था की जाए, और सोने की व्यवस्था अलग की जाए, मेरा कमरा अलग किया जाए, और मेरे लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया गया। मुझे बाकायदा एक छोटा सा कमरा बनवा के मुझे दिया गया। उसमें मेरा एक बिछाना था, मेरी एक छोटी टेबल कुर्सी थी, मेरे लिए एक रेडियो था, मेरे लिए एक टेप रिकॉर्ड था, और उससे भी बड़ी चीज थी, उसमें एक घंटा लगा हुआ था उसमें, जिसकी डोरी घर के नीचे थी जहां वो सोती थी। और उसका काम यह था कि वो सुबह डेली मुझे 4 बजे घंटा बजा के जगाएगी। घर में कोई घड़ी नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था, कोई पंखा नहीं था, और मेरा काम यही था कि वो जब जगाएगी तो मैं जगूंगा, और जग के बैठना है और मुझे पढ़ना है। अब आप बताइए, मेरी क्लास 6 में मैं गया हूं और मुझे सुबह 4 बजे उठा के पढ़ाना चाहती है। और वो इस बीच में मुझे एक कप चाय, आधा गिलास के करीब बना के वो दे देती थी, और उसके बाद में वो सो जाती थी। और उसे इतना भरोसा था कि जब उसने मुझे जगा दिया है तो मैं सोऊंगा नहीं। और ये सच है कि मैं कभी सोता नहीं था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं सो गया और उसे पता चला, वो दुखी होगी। तो मेरी जो सुबह उठने की और पढ़ने की आदत बचपन से, उसको पैदा करने में मेरी मां की बड़ी भूमिका है। उसके कारण मैं सुबह का सबसे जो मूल्यवान समय जो हम सब लोगों का होता है, वो जो हम सो के गुजार देते हैं, उसने मुझे पढ़ाई में लगा के मेरा बेड़ा पार कर दिया। खुद नहीं पढ़ पाई। एक और वाकया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहाँ चतुर्वेदियों बचपन में विवाह हो जाते हैं, मुश्किल से 11-12, मैक्सिमम 13 साल का लड़का हुआ, शादी हुई पक्की। मैं तो ओवर एज था। मेरी मां की ये पक्की धारणा थी कि मैं जब तक नौकरी नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं, वो मेरी शादी नहीं करेगी। और चतुर्वेदियों में एक ट्रेडिशनल परिवार की स्त्री में इस धारणा का आना अपने आप में ही एक बड़ी चीज थी। और यही वजह थी कि मेरी बचपन में शादी नहीं हो पाई। अगर मेरी बचपन में शादी हो गई होती 12-13 साल की एज में, तो आप समझिए मेरी क्या दशा होती। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाता। वो जानती थी कि बचपन में अगर शादी हो जाएगी तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी इसकी। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअल में मां चाहे तो जिस दिशा में चाहे अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर सकती है, उसे बड़ा कर सकती है। मुझे जो संस्कार मिले, मुझे जो नए जीवन का बोध मिला, वो किससे मिला? मेरी मां से। मेरे पिता एकदम ट्रेडिशनल किस्म के पंडित थे, और बहुत सारी चीजों को लेके उनके दिमाग में कोई किसी भी किस्म की मॉडर्न चीज नहीं आती थी। मुझसे कोई अगर कहता है तो मैं उससे यही कहता हूं कि मैंने अपनी मां से बहुत कुछ सीखा है, जो कि एकदम गूंगी बहरी थी।
और ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम सबकी मां के पास में बड़ा गहरा तजुर्बा होता है जीवन का, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें सीखना चाहिए। हम में से जितने लोग हैं वो सब लोग कोशिश करें कि मातृ दिवस पर कम से कम 10 पंक्तियां तो मां के बारे में जरूर लिखें। आप यही मान के चलिए कि मां को आपको एक प्रेम पत्र लिखना है, या मां के बारे में आपको अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखनी है, लेकिन आप जरूर लिखें। मां के बारे में व्यक्त करने का मतलब है अपने दिल को खोलना। आपका दिल आपकी प्रेमिका से बात करके नहीं खुलता। आपका दिल आपकी राजनीति में नहीं खुलता। आपका दिल तब खुलता है जब आप मां के बारे में बात करते हैं। मेरे लिए मां सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है, वो एक सिर्फ शरीर नहीं है। मेरे लिए मां एक रियल मानवीय अनुभूति भी है। मैं उसमें रहता हूं हमेशा। वो मेरा सबसे कमजोर पहलू भी है। मैं बात करते समय मतलब बहुत डिस्टर्ब होता हूं उसको बात करते समय। वैसे मुझे उसकी याद नहीं आती, लेकिन वो सब समय मेरे अंदर एकदम गुथी रहती है। वो मुझे बार बार ये लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो देख रही है, महसूस कर रही है। ये मेरी फीलिंग रहती है। दूसरी एक चीज जो मैंने महसूस की, जो कि कायदे से आप लोग भी जानते हैं, मातृत्व कोई सुख नहीं देता। जिस मातृत्व को इतना गौरवमय बनाया गया है, जिसकी इतनी प्रशंसा की गई है, वो मातृत्व कोई गौरवपूर्ण चीज नहीं है। मातृत्व के इस गौरवपूर्ण गान के अंदर जो मां के जो कष्ट हैं उनको फर्श के नीचे खिसका दिया गया है। हमने मां के बारे में कभी गंभीरता से बात ही नहीं की इन विषयों को लेकर कि मां को आखिर तकलीफ क्या रहती है। आप उठाइए लेखकों की जीवनियां, कितने लेखक हैं जिन्होंने अपनी मां के बारे में 4 पन्ने भी खर्च किए हैं। और ऐसा कोई भी लेखक बताइए आप मुझे जिसको कि बनाने में मां ने अपना खून पसीना न लगाया हो। तो ये मेरे लिए चिंता की बात है कि आखिर ये लेखक, ये इंटेलेक्चुअल जो इस समाज में बनता है, ये लेखक कभी मां के बारे में क्यों नहीं बोलता, मां के बारे में क्यों नहीं लिखता, उसे मां का ख्याल क्यों नहीं आता। कोई चीज तो है जिसकी पर्दादारी है। मां के बारे में लिखने का मतलब यह है कि आप लगातार अपना एक सिरे से नवीकरण करते हैं। आप अपनी जिंदगी को पलट के जब देखेंगे और मां के आईने में देखेंगे तो आपको जिंदगी दूसरी नजर आएगी। हमने जिंदगी को देखने का नजरिया बनाया समाज के संदर्भ में। हमने मां के संदर्भ में कभी जीवन को देखा ही नहीं है। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है मां के नजरिए से अगर देखें? कैसी मां अच्छी लगती है? मुझे मां का इंपावरमेंट अच्छा लगता है, मां का सशक्तिकरण अच्छा लगता है। मुझे ऐसी मां चाहिए, मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जो इंपावर्ड हो। मुझे भारत मां नहीं चाहिए जिसकी कल्पना बंकिम करते हैं, मुझे वैसी मां नहीं चाहिए। मुझे दरिद्र भारत माता नहीं चाहिए। ये जो भारत माता में भारत पहले और माता पीछे है, नहीं, मुझे माता चाहिए, भारत पीछे चाहिए। हमने एक ऐसा पाठ पढ़ा है जिसमें कि जब राष्ट्र आता है तो राष्ट्र पहले आ जाता है, मां पीछे चली जाती है। राष्ट्र जन्म नहीं देता मुझे, मेरी मां मुझे अपने खून पसीने से पेट में पाल के बड़ा करती है, फिर जन्म देती है। मेरे ऊपर अगर कर्ज है तो किसी का अपनी मां का कर्ज है। हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में अगर किसी का कर्ज है तो मां का कर्ज है। तो ये राष्ट्र के पहले मां क्यों नहीं आती? ये भी तो हो सकता है ना कि मां की उपासना, भारत की उपासना सारे लोग कर रहे हैं। नाम देखिए, भारत माता, नो, रिवर्स कीजिए इसे,
रिवर्स कीजिए, पहले माता होगी फिर भारत होगा। ये जो मेल शॉविनिस्ट आउटलुक है, इसमें पितृसत्तात्मक जो दृष्टिकोण है कि पुरुष पहले। मेरे पिता हंस के कहते थे, भारत पुरुष है, माता कैसे? ये मोदक बतलाओ। भारत तो पुरुष है, फिर वो मां कैसे हो गया? बात सही थी। तो मेरे लिए मां का मतलब है कि नए किस्म के डिस्कोर्स में दाखिल होना। और वो डिस्कोर्स क्या है? वह डिस्कोर्स होगा, वह विमर्श होगा स्त्री के संदर्भ में सामाजिक जीवन, निजी जीवन, संस्कृति, साहित्य, राजनीति, सबको नए सिरे से परिभाषित करना। मेरे लिए मां का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो मेरी एक पूजा की चीज है, नहीं। मेरे लिए वो प्यार की चीज है, मेरे लिए वो इज्जत की चीज है, सम्मान की चीज है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे अपने जीवन से अलग करके नहीं देखता, और आप में से जितने लोग हैं वो भी अलग करके नहीं देख सकते। इसलिए मां पर बात करते समय मां के दुखों को पहले देखो। कौन सी चीज है मां के सीखने लायक? आपने एक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन मैं जिस तरह से उसे रख रहा हूं उसे आप थोड़ा दूसरे ढंग से देख पाएंगे। मां अपने पेट से बच्चे को जन्म देती है, और उस बच्चे को जब पालना शुरू करती है, दूध पिलाना शुरू करती है, तो वह बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो शैतानी शुरू करता है, और दूध पीते पीते दांत मारता है, दूध पीते पीते डिस्टर्ब करता है। तो फिर मां उसे फिर दूध पिलाना बंद कर देती है और उसे अलग करती है। और मां जिस समय अलग करती है उसे और दूध नहीं देती, उस समय वो बच्चा बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम फ्यूरियस हो जाता है कि वो किसी भी तरह से वो दूध मिलना चाहिए। और लेकिन वो मां दूध नहीं देती उसे। वो कहती है, नहीं, तुम्हें कुछ और खिलाऊंगी, तुम्हें दूध नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि वो देखती है कि अब डिस्टर्ब कर रहा है। तो उस समय मां को बच्चा जो देखता है वो एकदम शत्रु की तरह देखता है, क्योंकि वो उसकी डिमांड है और वो उसके पूरा नहीं करती। लेकिन मां अपना रुख नहीं बदलती, बच्चे को अपने से अलग करती है, बड़ा करती है, अपने मन पर कंट्रोल करती है। तो पहला लेसन मां से ये मिलता है कि मां बहुत कष्ट करके भी अपने बच्चे को बड़ा करती है। और कैसे करती है? जैसे वो दूध पिलाते समय बच्चा जब डिस्टर्ब करता है तो उसे अलग करती है, वो उसे ठीक एक शिक्षा देती है। तो जिस चीज को आप प्यार करते हैं ना, जिसे आप प्यार करते हैं, कभी कभी उसको शिक्षा के लिए उसे दूर भी रखना होता है। मां के बारे में जितना डिस्कोर्स है, वो सारा का सारा डिस्कोर्स भारत में मां क्या है? या तो देवी है, दुर्गा है, पूजा की चीज है, शक्ति है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सारा का सारा डिस्कोर्स इसलिए रखा गया, शक्ति की उपासना का प्रपंच इसलिए खड़ा किया गया क्योंकि आपको मां को देखना नहीं था और मां के दुख नहीं देखने थे। स्त्री के जीवन की स्वायत्तता और निजता और उसकी जो सशक्तिकरण की जो भावनाएं और स्थिति है, वो एम्पावरमेंट पूर्ण है। जब आप उसे देवी बनाते हैं या दुर्गा बनाते हैं तो आप उसे सशक्तिकरण के दायरे के बाहर ले जाते हैं, आप उसे उसकी निजता की अनुभूतियों से बाहर ले जाते हैं, आप उसकी स्वायत्तता को अस्वीकार करते हैं। हमारे यहां कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहां नारी की पूजा होती है, वहां तो देवता रमण करते हैं। नहीं जी, ये गलत फहमी है। ये जो उक्तियां लिखी गई हैं स्त्री की सम्मान में, गट्ठर भर के उक्तियां लिखी गई हैं, बड़ा साहित्य रचा गया है, वह स्त्री के अंदर झांकता ही नहीं है। पिछले पितृसत्ता के आने के बाद का जो समाज है, स्त्री का समाज, वो स्त्री के कष्ट का समाज है। स्त्री के लगातार अधिकारहीन होने का समाज है।
हमें जो मां मिली, आपको जो मां मिली, वो ऐसी मां थी जिसके पास कोई अधिकार नहीं थे। उसे खाली एक प्रजनन का अधिकार था, पालने का अधिकार, केयरिंग का राइट उसके पास था। उसके दुख, उसकी निजता, उसकी पर्सनल फीलिंग्स, उन फीलिंग्स की कोई केयरिंग भी हो सकती है, इसकी तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और यही वजह है कि हमारे यहां जो लेखक पैदा हुए पिछले 2000 साल में, किसी भी लेखक ने अपनी मां के बारे में नहीं लिखा। किसी भी लेखक ने स्त्री के संदर्भ में नहीं लिखा। सारे लेखकों के क्रिएटिव राइटिंग का संदर्भ पुरुष है। पैदा करे मां, केयरिंग करे मां, बड़ा करे मां, संदर्भ हो पुरुष का? हाँ, नहीं नहीं। तो मेरी तो मातृ दिवस पर एक ही फीलिंग हो सकती है जिसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि हम कम से कम अपने जीवन में एक निर्णय तो लें कि हम कोई भी चीज देखें या परिभाषित करें, राजनीति हो, धर्म हो, दर्शन हो, संस्कृति हो, कोई भी क्षेत्र हो जहां पे हम काम करते हैं, अब हर चीज मां के संदर्भ से या स्त्री के संदर्भ से परिभाषित की जाएगी। स्त्री को मूल्यांकन के केंद्र में लाना, उसे जीवन के संदर्भ के केंद्र में लाना, सामाजिक परिवर्तन के लिए बेहद जरूरी है। हमारे समाज में जो परिवर्तन नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है कि स्त्री हमारे दृष्टिकोण के केंद्र में नहीं है। हमारे यहां दुर्गा होती है, देवी होती है, मां होती है। मुझे स्त्री चाहिए, मुझे मानवीय रूप में स्त्री चाहिए, मुझे पूजा की स्त्री नहीं चाहिए, मुझे देवी दुर्गा नहीं चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मानवीय रूप में स्त्री चाहिए, उसकी अनुभूतियां चाहिए। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें स्त्री की अनुभूति, उसकी निजता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेस्ट स्मरण मां का यही होगा कि हम साहित्य, कला, संस्कृति सब में स्त्री को, अभी तक जितना विमर्श है वो विमर्श पुरुष को केंद्र में रख के लिखा गया है, स्त्री को रख के नहीं। विमर्श के इस आधार को बदलने की जरूरत है। यह कमिटमेंट आचरण में लाने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए, 19 साल, और हर तरह के आरोप झेले मैंने। और मेरे अपने वकील को सिर्फ एक ही चीज कहनी थी कि तुम कोई आरोप नहीं लगाओगे, और झूठा आरोप तो एकदम नहीं लगाओगे। वो चाहे जितने गंदे से गंदे आरोप लगाए, लेकिन तुम नहीं लगाओगे। स्त्री के संदर्भ में देखना चाहता हूं ना मैं दुनिया को। तो जब मेरे अंदर क्राइसिस पैदा होगा तब मैं क्या करूंगा? आप जान लीजिए, जिस समय मैं सबसे ज्यादा परेशान था, सबसे ज्यादा उत्पीड़ित था, उस समय मैंने स्त्री के पक्ष में किताब लिखी थी। क्योंकि मेरे दिमाग में स्त्री बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मेरे विद्यार्थी भी जानते हैं इस बात को। मैं बहुत प्यार भी करता हूं, मैं बेनता प्यार करता हूं अपने विद्यार्थियों को, मित्रों को। और मैं प्यार करता हूं तो मैं उसे एक्सप्रेस भी करता हूं। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सप्रेस करना अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं बहुत ही जिसे कहें कि मित्र भाव से ही पेश आता हूं। मेरे लिए स्त्री के विषय अनटचेबल विषय नहीं है। स्त्री को हमने एक तरह से अपने सोशल डिस्कोर्स से, पब्लिक डिस्कोर्स से जिस तरह से गायब किया है, वह मेरे लिए चिंता की चीज है। स्त्री का संदर्भ जीवन के संदर्भ का आधार बने, वो मूलाधार बने। स्त्री के प्रश्न जीवन के प्रमुख प्रश्न बने। इसकी शुरुआत वहीं से होगी कि आप अपनी मां को कैसे देखते हैं।
पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये लगता है कि मेल शॉविनिज्म से लड़ने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपनी मां के बारे में लिखें। प्रेमिका के से भी ज्यादा जरूरी है मां के बारे में लिखना। जो लोग अपनी मां के बारे में नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते, वे लोग कोशिश करें। मैं उनके बारे में कोई मूल्य निर्णय नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आप पूरे पूरे पैराडाइम को शिफ्ट करना चाहते हैं। पिछले 5000 साल में जो पैट्रियार्की विकसित हुई है उसका पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, और पैराडाइम शिफ्ट तभी होगा जब स्त्री को केंद्र में लाएंगे। अभी स्त्री केंद्र में नहीं है, अभी पुरुष केंद्र में है। हर चीज पुरुष के संदर्भ से व्याख्यायित हो रही है। ये जो संदर्भ है ना, ये भाई है, ये मां है, ये पिता है, ये दादा है, ये जो रिलेशनशिप जो व्याख्यायित हुई है हमारे बीच में, ये पुरुष के संदर्भ से व्याख्यायित हुई है, स्त्री के संदर्भ से नहीं। मां को याद करने का मतलब यह नहीं है कि मां के ऊपर फूलमाला चढ़ानी है। मां को याद करने का और मां को जीने का मतलब है कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ के केंद्र में स्त्री को लाना। स्त्री के मानकों की रोशनी में चीजों को देखना और महसूस करना। कहां मिलेगी मां? फीलिंग्स में, अनुभूति में। स्त्री के बारे में बात करते समय हम फीलिंग्स में सोचें, अनुभूति में सोचें। वो एक विचार की चीज नहीं है, वो आइडियोलॉजी की चीज नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है। हमने मां को वायवीय बना दिया, वो अनुभूति से गायब हो गई। हमने उसे भाषा में ही नहीं लाए। भाषा में लाए होते तब उसकी पहचान बनती। तो पहले भाषा में लाएं, अपनी अनुभूतियां व्यक्त करें, और फिर देखें मां कैसी होती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं पिछले कई साल से मैं लगातार अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं फेसबुक पर, सब जानते हैं इस बात को। जो लेखक सबसे ज्यादा फेसबुक पर लिख रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं, वो अपनी मां के बारे में कभी नहीं लिखते। रामचंद्र जी का जन्मदिन होगा तब लिख लेंगे, कृष्ण जी का जन्मदिन होगा तो लिख लेंगे, महाभारत सीरियल देखेंगे तो लिख लेंगे। अरे कभी अपनी मां के बारे में भी लिख लो। मां का कभी बर्थडे नहीं आता उनके यहां। आज मातृ दिवस है, 26 जनवरी आएगी तो लिखेंगे। मातृ दिवस पे क्यों नहीं लिखेंगे आप? क्या वजह है कि आप एस्केप करते हैं? एक ही वजह है, आप पुंशवाद को मानते हैं। आप लोकतांत्रिक हैं लेकिन पुंशवाद को मानते हैं, और पुंशवाद को मानते ही नहीं, पुंशवाद के साथ में आपका दिमाग का खूंटा बंधा हुआ है। मां के बारे में लिखने का मतलब पुंशवाद को एक झटका देना। पुंशवादी जो पूरी की पूरी मूल्य संरचना है उसमें खरोंच लाना, और ये खरोंच बहुत जरूरी है। देखते हैं हम में से कितने लोग शुरुआत करते हैं। शर्त एक ही है, मां के बारे में पहले लिख दो, 10 लाइन लिख दो, ज्यादा नहीं, 10 लाइन सिर्फ मां के बारे में, अपनी निजी मां के बारे में शब्द चित्र लिख दो एक खाली। रोज जो तरह तरह की बातें देश देशांतर के विषयों पर आप लिखते हैं, सिर्फ एक बार 10 पंक्ति मां के बारे में लिख के दिखाओ। देखते हैं कितना साहस है अंदर। मां के बारे में लिखने के लिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे के बाहर जाना होगा। जिसे दिमागी गुलामी, जो मेल शॉविनिज्म की जो दिमागी गुलामी है, उसके बाहर से जाना होगा। उसके बाहर देखते हैं कौन लोग जाने को तैयार हैं, क्योंकि मां के बारे में लिखना सबसे जटिल काम है। ये कट पेस्ट ना करें हम लोग। ये जो फेसबुक में कट पेस्ट करके, व्हाट्सएप में कट पेस्ट करके मां के बारे में जो आते रहते हैं ना, कि जो लिखी लिखाई पंक्तियां हैं वो लाके लगा दो, नहीं, वो कट पेस्ट नहीं। मां के बारे में रियल में जो यही महसूस करते हो कि हमारी मां बहुत अच्छी थी, सिर्फ प्रशंसा में ही पंक्तियां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत तो करो। कहां मिलेगी मां? मां कहां मिलती थी? मां मिलती थी आचरण में। वो हमेशा कुछ ना कुछ करती हुई मिलती थी। हमें स्त्री हमेशा कुछ ना कुछ करती हुई मिलती है, वो निठल्ली नहीं होती।
आप जिस कर्म की पूजा करते हैं उस कर्म की देवी है वो, बिना उसके संभव नहीं था। आज हिंदुस्तान में औरतें घर बैठ जाएं तो आप तय मानिए खेतों से फसल ना उठे, आपके घर में गेहूं ना आए। औरतें काम करना बंद कर दें, सड़कें ना बने। बहुत बड़ी वर्कफोर्स है। और जो कल्चर जिसको लेकर आप गर्वित होते हैं ना, वो कल्चर तो स्त्री ने ही पैदा की। और जो एग्रीकल्चर है वो भी स्त्री ने पैदा की। तो जो जो धुरी है दो, एग्रीकल्चर और कल्चर, इन दोनों के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका, केंद्रीय भूमिका आज भी किसकी है? स्त्री की। लेकिन आपकी कलम स्त्री के प्रश्न पर आते ही रुक जाती है, मुझे तकलीफ होती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मातृत्व बदलें, अपने जीवन का संदर्भ बदलें, जीवन के संदर्भ के केंद्र में स्त्री के संदर्भ को लाएं, स्त्री के प्रश्नों को लाएं, स्त्री की नजर से समाज को देखना सीखें, तभी सही मायने में मातृ दिवस को हम सार्थक कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।